नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये प्रतिभा पलायन अर्थात ब्रेन ड्रेन जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उसके बारे में बात करता है। तो किस तरीके से ये स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। ब्रेन ड्रेन हमेशा से जो प्रतिभा पलायन है एक समस्या हमारे देश के लिए रही है और कोविड के इस दौर में जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनका प्रतिभा पलायन से क्या प्रभाव पड़ा है भारत पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में है। इजराइल, फिलिस्तीन और भारत के कैसे संबंध रहे हैं, भारत के ने कैसे एक बैलेंस बना के रखा हुआ है इन दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में, उसके बारे में ये बात करता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का जो मीटिंग हुआ उसमें भारत का भी बहुत एक संभला हुआ स्टेटमेंट आया, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम प्रमुख समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर हैंडल और लिंक्डइन की जानकारी मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई समस्या हो, कोई फीडबैक हो तो वो आप मुझसे जुड़कर मुझे दे सकते हैं। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि फरजाद बी ऑयल फील्ड जो है निम्न में से किस देश में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया, ये ऑप्शन डी ईरान। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का यह है कि जो ब्रेन ड्रेन है, प्रतिभा पलायन है, ये भारत के लिए हमेशा से एक समस्या रही है और खासकर कोविड-19 महामारी में जिस प्रकार से हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो मेडिकल फोर्स है, इन पर क्या प्रभाव पड़ा है ब्रेन ड्रेन के चलते हुए, जो हमारी सारी फैसिलिटीज है मेडिकल हेल्थ केयर की, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको बताना है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है हेल्थ केयर वर्कर और उनके प्रतिभा पलायन के, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका प्रतिभा पलायन जो दूसरे देशों में हुआ है, उसके चलते भारत को काफ़ी समस्या देखने को मिली है महामारी के इस दौर में, तो उस बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में जो स्थिति है ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खराब है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स है, संख्या के मामले में अगर देखें तो काफ़ी खराब स्थिति है, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो 1000 की जनसंख्या पर 1.7 नर्सेस है। वही अगर डॉक्टर की संख्या पे देखें तो 14 से 4 यहाँ पर पेशेंट्स पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। WHO की अगर माने तो WHO ने जो स्टैंडर्ड, जो मानक तय किए हैं उस हिसाब से 1000 की जनसंख्या पे कम से कम 3 नर्सेस होनी चाहिए और 1100 पेशेंट्स पर, जो मरीज है 1100 मरीज पे कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके मानक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में जो डॉक्टर्स और नर्सेज, जो हेल्थ केयर वर्कर है, वो जितने हैं उनका जिस प्रकार से अनुपात है अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी काफ़ी अलग अलग है। मतलब अगर हम देखें अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, तो हमको हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी ज़्यादा मिलते हैं। वही अगर हम यहाँ पर रूरल एरियाज में देखें तो ये संख्या बहुत ही कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेन ड्रेन की, प्रतिभा पलायन की, तो क्यों ये समस्या है प्रतिभा पलायन की, आंकड़ों से जानते हैं तो भारत से करीब करीब 69,000 ट्रेंड डॉक्टर और 56,000 ट्रेंड नर्सेज जो है वो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पलायन कर चुके हैं। 2017 के आंकड़े हैं। उसके अलावा जो गल्फ कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, इन कंट्रीज में भी बहुत बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, लेकिन हमारे पास में अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है। लेकिन आंकड़े जितने हमने बताए हैं, जितने यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि उसी के आसपास आंकड़े गल्फ कंट्रीज में भी यहाँ पे माइग्रेशन, एक पलायन देखने को मिला है हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों का। अगर अब हम बात करें कि जो फॉरेन कंट्रीज है ये कैसे अपने देश में जो उनके स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको रिटेन करके रखते हैं, अपने देश में बनाए रखते हैं, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो OECD कंट्रीज़ है, OECD कंट्रीज़ ने यहाँ पर जो ट्रैवल बैन हुआ है, उस ट्रैवल बैन में इन लोगों ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको एग्जम्प्ट कराए, मतलब इनको ट्रैवल करने की अनुमति। मतलब आज की स्थिति में भी अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी इन
कोई हेल्थ केयर वर्कर इन कंट्रीज़ में जाना चाहे तो उन्हें परमिशन, उन्हें अनुमति मिल जाएंगी। उसके अलावा यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 1 वर्ष का फ्री वीज़ा का जो है वो एक्सटेंशन दे दिया है, मतलब 1 साल और वीज़ा बढ़ा के फ्री में इन्हें दे दिया है। वही अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने तो एक कदम और आगे बढ़ के कदम उठाया है। इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, स्वास्थ्यकर्मी है, इनको सीधे नागरिकता ही यहाँ पर ऑफर कर दी है। अब बात ये आती है कि कदम देख लिया हमने किस तरीके से उठाया है दूसरे देशों में, बात आती है कि क्या कारण है प्रतिभा पलायन के। सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश का जो प्रणाली है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। खासकर नर्सेस को हम देखें तो इनको उतना यहाँ पर मानदेय नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो भी अपने आप में काफ़ी कम हो गई है। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है हेल्थ केयर में वो भी काफ़ी कम है। भारत में अगर देखें तो 1000 की जनसंख्या पे केवल 5 ही बेड जो है वो अवेलेबल है हॉस्पिटल में। उसके अलावा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इनमें अगर हम देखें तो नियुक्ति भी काफ़ी ज़्यादा धीरे होती है या काफ़ी ज़्यादा डिलेड होती है। तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं? हमने बाहर के उदाहरण देख लिए, लेकिन हमारे देश में हम क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले हमको ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जिससे हम सर्कुलर माइग्रेशन या रिटर्न माइग्रेशन अलाउ करें। मतलब जो लोग बाहर से शिक्षा ले रहे हैं या जो यहाँ से शिक्षा लेकर बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ बाहर देश में सेवाएं दे रहे हैं, ये वापस अपने देश में लौट कर आए। और ये जो लोग लौटेंगे हम इनको ज़्यादा मानदेय, ज़्यादा यहाँ पर इनको वेतन दे, ज़्यादा इंसेंटिव्स और भी हम सुविधाएं इन्हें दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाइलेटरल एग्रीमेंट जो है वो हम बना सकते हैं ब्रेन ड्रेन पॉलिसी के लिए। जो 2 देश है, जैसे अगर किसी देश में हमारे नागरिक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो हम ये करार कर सकते हैं कि आपके देश में 2 या 3 या 4 वर्ष सर्व करने के बाद में ये हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे देश में वापस लौटेंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल में। इजराइल और फिलिस्तीन की खबरें सुन रहे होंगे आप लगातार समाचारों में, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारत की ओर से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें एक बहुत नपातुला स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि एक ओपन डिबेट, एक खुला वाद विवाद होना चाहिए जो स्थिति बनी है इजराइल और फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन भी इसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में पैलेस्टाइन कहते हैं। तो भारत की क्या पॉलिसी रही है इस पूरी समस्या को देखते हुए? भारत और इजराइल के अगर हम संबंध देखें तो 1948 में जब यहाँ पर बात रखी गई कि फिलिस्तीन को डिवाइड करके वहाँ पर एक और देश बसाया जाएगा, पैलेस्टीन, तो यहाँ पर जितने भी अरब देश थे इसने तो इस कदम का विरोध करा, यूनाइटेड नेशंस के इस कदम का विरोध करा। उसके साथ में भारत इकलौता ऐसा देश था, इकलौता ऐसा नॉन अरब देश था जिसने इस कदम का विरोध किया। तो उस समय कुछ 13 कंट्रीज थी जिसने इस पार्टीशन का, इस बंटवारे का विरोध करा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 वर्ष पूर्व 1947 में ही हमने भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा त्रासदी से भरा हुआ था। वही अगर हम देखें तो 1992 में, 1992 में यहाँ पर भारत ने अपना एम्बेसी, अपना जो दूतावास है वो तल अवीव में इस्टेब्लिश करा। उसके बाद में अगर हम देखें कि भारत का फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन के साथ में क्या रिलेशन रहा है, तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO जिसे कहते हैं, उनके साथ में भी भारत ने एक बहुत नफातुला व्यवहार हमेशा से रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट होता है फिलिस्तीनियों का, जो फिलिस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को, मतलब जो स्व निर्णय का अधिकार होता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी का, जो अपने पहचान का जो अधिकार होता है, उसकी वकालत करता हुआ जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था, इसको भारत ने सपोर्ट किया है। वही 1975 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया ओनली इन अरब रिकॉग्नाइज्ड PLO एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन पीपल। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीनी लोग हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में
इनके प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता भारत ने 1975 में दी है। उसके अलावा भारत ने फिलिस्तीन को एज अ इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एज अ स्वतंत्र स्टेट, यहाँ पे स्वतंत्र देश माना है। उसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर की भूमिका में भी भारत ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन का जो ध्वज होता है उसे भी लगाने के लिए भारत ने सपोर्ट किया है। तो 2014 में जब NDA-2 गवर्नमेंट आई उसके बाद में हमको कुछ बदलाव देखने को मिले। कुछ हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके क्या कदम रहे हैं, कैसे रिश्ते रहे हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC में ये बात उठी थी कि 2014 में जो एयर स्ट्राइक हुई इजराइल फोर्सेस और हमास के बीच में गाजा स्ट्रिप पर, इसके लिए एक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने आप में एक वॉर क्राइम है। तो इस कदम को भारत ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया। उसके बाद में 2016 में भारत ने फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इजराइल जो है उसका सपोर्ट करते हुए जो वॉर क्राइम्स के लिए जो भी एक पूरा अपराध चलाया जाना था उसके लिए भी भारत ने यहाँ पर इजराइल के साथ में दिखे। तो उसके बाद में यहाँ पर पीएलओ चीफ जो है महमूद अब्बास, पीएलओ जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जिन्हें प्रतिनिधि माना जाता है फिलिस्तीनी लोगों का, तो यहाँ पर 2017 में अगर हम देखें तो ये इनका भारत का दौरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इजराइल को भी सपोर्ट करा है, लेकिन पीएलओ के साथ में फिलिस्तीन के साथ में भी रिलेशन हमेशा से अच्छे बना के रखे हैं। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी का भी विजिट जब हुआ था, पहले राष्ट्रपति थे जिनने इजराइल का विजिट किया, तो इन्होंने पहले रामल्ला सिटी जो है, जो कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन का कैपिटल माना जाता है, इसका फर्स्ट विजिट करा। उसके बाद में वो इजराइल भी गए। तो अपने आप में भारत ने फिलिस्तीन को भी रिकॉग्नाइज समय समय पर करा है। यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट हमेशा भारत ने बना के रखे, एक बैलेंस हमेशा एक यहाँ पे अनुपात जो है वो दोनों देशों के साथ में जब भी भारत की बात करते तो इन्होंने ये जब भी रिश्तों की बात करते हैं फिलिस्तीन इजराइल फिलिस्तीन रिलेशन बोलते हैं, इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशनशिप बोलते हैं, तो ये हमेशा से एक कांस्टेंट बैलेंस जो है वो दोनों देशों के साथ में भारत ने बना के रखा है। अभी की स्थिति में भी ऐसा कोई भी भारत ने कदम या स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसमें वो ओपनली किसी भी दोनों में से किसी भी देश के साथ में खड़ा हुआ है। चलिए न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। तो न्यूज इन फ्लैश जो है ये कोविड से संबंधित है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है, इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी CPT से कहते हैं शॉर्ट में, इन्होंने इस थेरेपी को ड्रॉप कर दिया है कोविड-19 के मॉडरेट कोविड-19 ट्रीटमेंट में से। तो अपने आप में अगर कुछ हफ्ते पहले अगर आप देखें तो हमारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पटे भरे होते थे प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को लेकर, लेकिन ICMR ने अभी ये कदम उठाया है कि अब CPT जो है, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं रहेंगी मॉडरेट कोविड-19 में। तो यहाँ पर इसके पीछे रीज़न क्या है? यूके में लैंसेट संस्था जो है, इन लोगों ने इसकी रिसर्च करी। तो यहाँ पे रिसर्च 11,000 पेशेंट्स पे जो रिसर्च करी, इसमें ये पाया गया कि CPT जो है, प्लाज्मा थेरेपी जो है, वो अपने आप में इतनी ज़्यादा फलदायक नहीं है। इसके चलते कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिले हैं कि कोरोना वायरस के जो है वो म्यूटेशंस हो रहे हैं CPT के कारण। इसी को देखते हुए हमारे देश में भी कुछ स्टडी की गई और कुछ सुझाव दिए गए ICMR को कई डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। उसके बाद में ये निर्णय लिया गया और प्लाज्मा थेरेपी जो है वो अब मॉडरेट कोविड-19 ट्रीटमेंट का भाग नहीं रहेगी। तो चलिए आज का विश्लेषण जो है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड to Lawsico।